चैप्टर 141 अप्रत्याशित मुलाकात। क्रिस्टल ने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। सबसे पहले लेलैंड ने ही बर्नार्ड का अपमान किया और वही पहले आगे बढ़ा। लेकिन न्याय के लिए हम निगरानी कैमरे की वीडियो भी देख सकते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा, बिल्कुल, चलो सुरक्षा कक्ष चलते हैं। ये सुनकर मिस्टर बियर्डस्ली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, प्रधानाचार्य, इतनी बड़ी बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानाचार्य ने सख्ती से कहा, ये छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है, इसे अनदेखा कैसे किया जा सकता है? जब हम वीडियो देख लेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। मिस्टर बियर्डस्ली घबराकर मिसेज बाउल्स की ओर देखने लगे। उम्मीद थी कि वे कुछ कहें। अगर वीडियो में लेलैंड के बर्नार्ड को सताने की सच्चाई दिख गई तो ये साबित हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहे थे। मिसेज बाउल्स भी घबरा गईं और बोलीं, प्रधानाचार्य, इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़िए, मुझे नहीं चाहिए कि बर्नार्ड स्कूल छोड़े। बस वो मेरे बेटे से माफ़ी मांग ले। प्रधानाचार्य ने गंभीरता से कहा, मिसेज बाउल्स, आपकी उदारता अच्छी है, लेकिन फिर भी सही और गलत का फैसला होना चाहिए, वरना बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। मिसेज बाउल्स ने दांत भींच लिए। प्रधानाचार्य ने क्रिस्टल से कहा, मिस इवांस, आइए। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। सुरक्षा कक्ष मुख्य द्वार के पास था। प्रधानाचार्य खुद वहां पहुंचे। गार्ड ने तुरंत वीडियो निकाल लिया। कैमरे इतने आधुनिक थे कि वे सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि आवाज़ भी रिकॉर्ड करते थे। जैसे ही लेलैंड की तीखी आवाज़ कमरे में गूंजी, सब खामोश हो गए। सब कुछ देखने के बाद क्रिस्टल ने मिसेज बाउल्स से कहा, मिसेज बाउल्स, अब सच्चाई सामने है, अब स्कूल से किसे निकालना चाहिए? मिसेज बाउल्स बोली, बच्चों का झगड़ना तो सामान्य है। मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है और आप कितनी बड़ी हैं? इतनी सी बात को क्यों नहीं भूल सकती? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्रिस्टल एक बार फिर उनकी सोच से हैरान रह गई। क्रिस्टल बोली, बर्नार्ड भी तो सिर्फ 4 साल का है। अगर उसे तंग किया गया तो क्या हम चुप रहें? मिसेज बाउल्स ने पलटकर कहा, तुम्हें अपने बच्चे को उदार बनना सिखाना चाहिए। अगर वो ऐसी छोटी बातों को पकड़कर बैठेगा तो बड़ा होकर क्या हासिल करेगा? मैं इस मामले को आज यही खत्म करती हूँ। चलो बेटा, घर चलते हैं। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर जाने लगी। हैरल्ड सुरक्षा कक्ष के अंदर नहीं गया था। वो दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही मिसेज बाउल्स बाहर आई, उसकी ठंडी नज़रें उन पर पड़ी। वो डरकर पीछे हट गई और बोली, तुम क्या करने वाले हो? हैरल्ड ने कभी इतनी मूर्ख और बदतमीज औरत नहीं देखी थी। व्यापार की दुनिया में तो ऐसी औरत से बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो बोला, मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी। उसकी आधी आंखें पलकों के नीचे छिपी हुई थीं, जिससे उसकी नज़रें और भी गहरी और ठंडी लग रही थीं, जैसे कोई अथाह अंधेरा हो। मिसेज बाउल्स ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज़ में बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें मुझे रोकने का क्या हक है? लेलैंड डर के मारे रोने लगा और बार बार अपनी माँ के पीछे छिपने लगा। प्रधानाचार्य भी पीछे पीछे आए और गंभीरता से बोले, मिसेज बाउल्स, बहुत से माता पिता ने मुझसे शिकायत की है कि लेलैंड बच्चों को तंग करता है। पिछले हफ्ते उसने एक बच्चे की आंख में पेन मार दिया था। सौभाग्य से समय पर अस्पताल ले जाया गया, नहीं तो वो अंधा हो जाता। तब मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मिस्टर बियर्डस्ली ने कहा था कि यह खेल खेल में हुआ हादसा है और उस बच्चे के माता पिता ने कोई शिकायत नहीं की। इसलिए मैंने यकीन कर लिया, लेकिन अब लगता है मामला वैसा नहीं था। मिसेज बाउल्स जिद से बोली, यह मेरे बेटे की गलती नहीं है। लेलैंड ने तुरंत कहा, हाँ, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे उसका पेन अच्छा लगा। मैंने मांगा लेकिन उसने दिया नहीं। मैं गुस्सा हो गया और उसकी आंख में मार दिया। चैप्टर 142 परिवार के बीच तनाव। मिसेज बाउल्स जिद से बोली, अगर वो पेन मेरे बेटे को आसानी से दे देता तो सब ठीक रहता। गलती उसी की थी, मेरा बेटा सही था। उसके लिए मेरे बेटे को मत दोष दो। माँ बेटे की यह सोच देखकर कोई भी साधारण इंसान यही सोचता कि शायद ये लोग इंसान ही नहीं हैं, बल्कि किसी और दुनिया के हों। प्रधानाचार्य हैरान रह गए और बोले, ऐसे में मैं लेलैंड को यहाँ और नहीं रख सकता। मिसेज बाउल्स, कृपया उसे किसी और स्कूल में भेज दीजिए। मिसेज बाउल्स की आंखें फैल गईं। प्रधानाचार्य, मेरे पति आपके दोस्त हैं। लेलैंड आपको अंकल कहता है और आप हमें स्कूल से निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? प्रधानाचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सिर्फ मिस्टर बाउल्स की इज्जत में कई बार सहन किया है, लेकिन अब और नहीं। हम लेलैंड को सुधार नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकता। मिसेज बाउल्स चीख कर बोली, ये कभी नहीं होगा। हम ये स्कूल कभी नहीं छोड़ेंगे।
असल में वो जानती थी कि अगर उसका बेटा स्कूल से निकाला गया तो उसकी सास इस बहाने से उसका बेटा उससे छीन लेगी। अगर लेलैंड उससे दूर हो गया तो बाउल्स परिवार में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। इसी डर से वो हर समय अपने बेटे को लाड प्यार से रखती थी और कभी उसकी गलती नहीं मानती थी। वो अपने बेटे को कभी दूर नहीं जाने दे सकती थी। गुस्से में उसने तुरंत फोन उठाया और मिस्टर बाउल्स को कॉल किया। उधर से चिड़चिड़ी आवाज आई, फिर क्यों फोन कर रही हो? ओह मिस्टर बाउल्स, ये कौन कॉल कर रहा है? आपकी पत्नी फिर से आपका पीछा कर रही है क्या? किसी औरत की नर्म आवाज हंसी में डूबी हुई सुनाई दी। मिस्टर बाउल्स ने उस औरत से कहा, तुम पहले नहा लो। फिर शायद बालकनी में जाकर गुस्से में बोले, मैंने कहा था ना कि मैं खुद प्रधानाचार्य से बात करूंगा। मिसेस बाउल्स को अपने पति के आसपास औरतों की आदत थी। वो रोते हुए बोली, सुनो, अब तो प्रधानाचार्य खुद हमारे बेटे को स्कूल से निकालना चाहते हैं, वो भी सिर्फ उस घटिया बर्नार्ड की वजह से। जल्दी से उन्हें कहो कि हमारा बेटा स्कूल नहीं छोड़ेगा। मिस्टर बाउल्स कुछ पल चुप रहे, फिर गुस्से में बोले, क्या वो मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने को कह रहा है? लगता है उसे हमारी सालों की दोस्ती की कोई परवाह नहीं। मैं अभी कॉल करता हूँ। उसने तुरंत फोन काटा, अपने कॉन्टैक्ट में से प्रधानाचार्य का नंबर निकाला और गुस्से से कॉल लगाया। हेलो टिम, इसका क्या मतलब है? तुम मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए कह रहे हो? प्रधानाचार्य ने हैरल्ड की तरफ सावधानी से देखा, फिर किनारे जाकर धीरे से बोले, बाउल्स साहब, आपका बेटा हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और यह बात आप भी जानते हो कि आपकी पत्नी कैसी है। आपने कैसे उसे बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ दिया? आप सिर्फ काम में लगे रहते हो और बच्चे पर ध्यान ही नहीं देते। ये सुनकर मिस्टर बाउल्स की आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। हाँ, मुझे पता है वो कैसी है, लेकिन लेलैंड उसे पसंद करता है। मेरी माँ ने पहले ही कहा था कि वो पोते की देखभाल करेगी, लेकिन लेलैंड उसके पास रहना ही नहीं चाहता। मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा करो, अभी इस मामले को दबा दो, मैं भविष्य में लेलैंड को अनुशासन में रखूंगा। प्रधानाचार्य ने उदासी से कहा, माफ कीजिए, अब यह मामला मैं दबा नहीं सकता। मिस्टर बाउल्स चौंक गए। क्या? प्रधानाचार्य ने धीरे से कहा, मुझे पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी अभी मेरे ऑफिस में एक कॉल आया है। जानते हो वो कौन था? मिस्टर बाउल्स ने भौहें चढ़ाईं। कौन? प्रधानाचार्य ने गहरी सांस लेकर कहा, ल्यूक, वो खुद सामने आ चुका है। अब मैं आपके लिए यह मामला कैसे दबा सकता हूँ? क्या मैं मरना चाहता हूँ? मिस्टर बाउल्स हिल गए। ल्यूक, तुम कहना चाहते हो कि वाइट परिवार? प्रधानाचार्य ने कहा, ल्यूक जोन्स। उसने बहुत शांति से बात की, लेकिन अगर वो मेरे काम से संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या मैं फिर भी शहर में रह पाऊंगा? चैप्टर 143 क्रिस्टल की बेबसी। प्रधानाचार्य ने फोन पर कहा, जल्दी करो और अपनी पत्नी को समझाओ। उसे तुरंत दूसरे पक्ष से माफी मांगनी होगी और फिर अपने बेटे का नाम इस स्कूल से कटवाना होगा, वरना हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मिस्टर बाउल्स ऊंचे पद पर थे, लेकिन वह भी जानते थे कि उनके लिए क्या ठीक है। उन्होंने फेयरबी में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन 100 सालों से प्रभावशाली रहे वाइट परिवार के सामने वो एक जुगनू की तरह थे। और फिर ल्यूक तो मास्टर वाइट का मशहूर सहायक था। यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति मर भी जाए तब भी ऊंचे समाज के लिए उसका नाम एक डर की तरह बना रहेगा। मिस्टर बाउल्स ने कहा, टिम, मुझे चेताने के लिए धन्यवाद, और फोन काट दिया। जब प्रधानाचार्य वापस आए तो मिसेस बाउल्स को कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा कि उनके पति ने प्रधानाचार्य को मना लिया है। उन्होंने आंखें सिकोड़कर क्रिस्टल की ओर देखा और बोली, तुम बस एक आम औरत हो, मुझसे अपनी तुलना मत करो। क्रिस्टल पहले ही हेरल्ड की जैकेट से चॉकलेट निकाल चुकी थी। उसने एक बर्नार्ड को दी और खुद धीरे धीरे चॉकलेट खाते हुए कुछ नहीं कहा। उसे इस तरह देखकर मिसेस बाउल्स गुस्से से तमतमा उठी और कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक फोन की तेज घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ मिस्टर बाउल्स थे। वो जल्दी से बोली, सुनो, चिंता मत करो, जैसे ही तुम प्रधानाचार्य से बात करोगे सब ठीक हो जाएगा। हम कभी स्कूल नहीं छोड़ेंगे। मगर मिस्टर बाउल्स ने गुस्से से दबे स्वर में कहा, तुरंत माफी मांगो। उनकी आवाज़ सख्त थी। मैंने तुम्हें मिसेस बाउल्स का दर्जा इसलिए दिया था क्योंकि तुम समझदार थी, लेकिन तुम बार बार मुझे मुसीबत में डालती हो। अब तो लेलैंड भी तुम्हारी वजह से फंस गया है। मिसेस बाउल्स को यकीन ही नहीं हुआ। वो बोली, सुनो, तुमने अभी क्या कहा? मिस्टर बाउल्स ठंडी आवाज में बोले, अभी तुरंत माफी मांगो और उनसे क्षमा की भीख मांगो, फिर लेलैंड को स्कूल से निकालो। मिसेस बाउल्स की आंखें फैल गईं। क्या? मिस्टर बाउल्स ने बेरुखी से कहा, जब यह मामला निपट जाएगा तब तुम वापस आकर तलाक के कागजों पर साइन करोगी।
भविष्य में लेलैंड उसकी दादी के पास रहेगा और तुम बाउल्स परिवार से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। नहीं, तुम पागल हो गए हो। मिसेस बाउल्स चीख पड़ी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं उसकी असली माँ हूँ। फोन से मिस्टर बाउल्स की गुस्से भरी आवाज़ आई, जिसे सबने सुना। उसी वजह से तो वो ऐसा बिगड़ा है। तुम्हारी परवाहें और गलतियाँ उसकी बर्बादी बन गई हैं, और तुम्हें पता भी है कि तुमने इस बार किसे नाराज़ किया है? मिसेस बाउल्स घबराकर बोली, वह तो बस एक आम औरत है। वो व्हाइट परिवार से जुड़ी है। मिस्टर बाउल्स ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें कितनी जानें मिली हैं जो व्हाइट परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो? अगर तुमने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला, तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। और तुम अब भी सोचती हो कि मेरे साथ रह सकोगी? सपने देखो। उन्होंने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, बेहतर यही होगा कि तुम तुरंत उनसे माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारा इस शहर में रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मिसेस बाउल्स लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटीं और लगभग गिर पड़ी, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया। जो लोग पहले उनके नज़दीक आना चाहते थे, अब मिस्टर बाउल्स की बातें सुनकर समझ गए कि मिसेस बाउल्स अब छोड़ दी गई औरत हैं। उनकी तरफदारी करना बेकार था। मिसेस बाउल्स ने होंठ दबाए और गहरी सांस ली। फिर अचानक ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और क्रिस्टल के सामने सिर झुका दिया। वो रोते हुए बोली, मिस इवांस, मैंने आपको पहचानने में गलती की। कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। चैप्टर 144 क्लब की घटना। क्रिस्टल उसकी हरकत देखकर चौंक गई। तुम मेरे सामने घुटनों पर क्यों बैठी हो? अब मिसेस बाउल्स पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वो रोते हुए बोली, मुझे पता है गलती लेलैंड की है। मैं उसकी ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्रिस्टल ने नरमी से कहा, गलती लेलैंड ने की है, इसलिए माफ़ी भी उसे ही मांगनी चाहिए। और जिसे तुमने नाराज़ किया है, वो मैं नहीं हूँ। लेलैंड तुरंत बोला, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? मिसेस बाउल्स ने उसे पकड़कर जोर से एक थप्पड़ मारा और सख्ती से बोली, बर्नार्ड से माफ़ी मांगो। लेलैंड हैरान रह गया। यह उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था, वह भी अपनी माँ के हाथों, जिसने हमेशा उसे सिर पर चढ़ाकर रखा था। वो रो पड़ा, तुमने मुझे मारा, सच में मुझे मारा। मिसेस बाउल्स ने उसकी चीख पुकार की परवाह नहीं की और कड़ाई से बोली, मैंने कहा माफ़ी मांगो। सुना नहीं? अभी माफ़ी मांगो। डरे सहमे लेलैंड ने आखिरकार झुकते हुए बर्नार्ड से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्रिस्टल ने उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को देखा, फिर बर्नार्ड से पूछा, बर्नार्ड, क्या तुम उसे माफ़ करोगे? बर्नार्ड ने हाथ में पकड़ी चॉकलेट कसकर थाम ली और धीरे से बोला, उसकी माफ़ी झूठी है, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूँगा। क्रिस्टल मुस्कराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ, उसकी माफ़ी झूठी है। जब मिसेस बाउल्स ने सुना कि बर्नार्ड ने लेलैंड को माफ़ कर दिया है, तो वो तुरंत क्रिस्टल की ओर मुड़ी और बोली, मिस इवांस, पहले मैं अहंकारी थी, आशा है आप उसे दिल पर नहीं लेंगी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अभी जाकर लेलैंड का नाम इस स्कूल से कटवा दूंगी। निश्चिंत रहिए, वो फिर कभी बर्नार्ड के सामने नहीं आएगा। क्रिस्टल को प्रधानाचार्य की बात याद आई, लेलैंड का व्यवहार बहुत बुरा था। अगर वो यहीं रहता तो बाकी बच्चों के लिए खतरा होता, इसलिए उसने हामी भर दी। मिसेस बाउल्स ने राहत की सांस ली। तभी क्रिस्टल ने कहा, मिसेस बाउल्स, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं। अब मिसेस बाउल्स का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो सिर झुकाकर बोली, जी कहिए। क्रिस्टल ने नीचे देखते हुए कहा, अगर औरत अपनी जिंदगी सिर्फ किसी मर्द पर टिका देती है, तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तुम सोचती हो कि तुम बहुत अहम हो, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, चाहे तुमने उसे बेटा ही क्यों न दिया हो। मिसेस बाउल्स का पूरा शरीर सख्त हो गया। अब तक वो सिर्फ व्हाइट परिवार के गुस्से के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि मिस्टर बाउल्स ने उससे तलाक लेने की बात कही थी। इतने सालों में उसने खुद से हमेशा यही पूछा था कि क्या वो पर्याप्त आज्ञाकारी हैं। उसने कभी नहीं पूछा कि उसका पति रात रात भर घर क्यों नहीं लौटता। कभी कभी तो वह अजनबी औरतों को घर ले आता और वो मास्टर बेडरूम उन्हें दे देती। उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था और वो चोटों से लथपथ होकर भी उससे माफ़ी मांगती थी, ये कहकर कि वो और आज्ञाकारी बनेगी और उसे गुस्सा नहीं दिलाएगी। लेकिन फिर भी उसकी इतनी मेहनत और सहनशीलता के बाद भी उसके पति ने उसे आसानी से तलाक के कागज़ों से छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। क्रिस्टल नहीं जानती थी कि उसने उसकी बातों को समझा या नहीं।
उसने सिर्फ अपना कहना जरूरी समझा था। अगर मिसेस बाउल्स को ऐसी ही जिंदगी पसंद थी तो वो और कुछ नहीं कर सकती थी। उसी समय हैरल्ड की ठंडी आवाज गूंजी। उसकी नज़र मिस्टर बियर्डस्ली पर पड़ी, जो किनारे दुबक कर खड़े थे और खुद को गायब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हैरल्ड ने बेरुखी से कहा, वही शिक्षक जो नाइंसाफी करता है। चैप्टर 145 डैनी का सख्त रवैया। मिस्टर बियर्डस्ली पूरे शरीर से कांप उठे। उन्हें लगा आज वाकई उनका दिन बहुत खराब है। वे तो मौका ढूंढकर मिस्टर बाउल्स से नज़दीकी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब तो हाल ये हो गया था कि खुद मिसेस बाउल्स को क्रिस्टल के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। मिस्टर बियर्डस्ली, प्रधानाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, आप हमेशा लेलैंड का पक्ष लेते रहे और आज तो आपने बर्नार्ड पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। आपका व्यवहार शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ। मिस्टर बियर्डस्ली घबरा गए और बोले, प्रिंसिपल, मुझसे गलती हो गई। उन्हें मालूम था कि अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो आगे ठीक ठाक काम मिलना मुश्किल होगा। आखिरकार यह मामला उनकी पूरी जिंदगी पर दाग की तरह लग जाएगा। कौन सा अभिभावक ऐसा शिक्षक चाहता है जो बच्चों पर झूठा आरोप लगाए? प्रधानाचार्य ने ठंडे स्वर में कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। तभी क्रिस्टल ने कहा, मिस्टर बियर्डस्ली। उनकी आवाज़ सुनकर बियर्डस्ली की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा शायद वो उनकी सिफारिश करेगी, लेकिन तभी क्रिस्टल ने कहा, आपने पहले बर्नार्ड से जो बातें कहीं वो बहुत गलत थी। पहले आप उससे माफ़ी मांगिए। कई बच्चों के लिए शिक्षक का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। वे शिक्षक का सम्मान माता पिता से भी ज़्यादा करते हैं। बियर्डस्ली की पहले कही गई बातें बच्चे के लिए बहुत बड़ा आघात थी। मिस्टर बियर्डस्ली वहीं ठिठक गए। एक शिक्षक से बच्चे से माफ़ी मांगने को कहा जा रहा था। क्या हुआ? हैरल्ड ने आंखें सिकोड़कर ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? हैरल्ड की सख्ती से बियर्डस्ली इतने डर गए कि लगभग रो पड़ते। कांपते हुए बोले, बर्नार्ड, माफ़ करना, गलती मेरी थी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बर्नार्ड ने पलकें झपकाईं और बोला, मिस्टर बियर्डस्ली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से बच्चों से ऐसी बातें नहीं कहेंगे। वो हल्का सा सिर झुकाकर बोला, क्योंकि सच में वे बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बियर्डस्ली ने बड़ी मुश्किल से कहा, ठीक है, चलो। हैरल्ड ने क्रिस्टल की पतली कलाई पकड़कर खींचा और बोला, हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। ओह, क्रिस्टल ने प्रधानाचार्य की ओर हाथ हिलाकर कहा, धन्यवाद। प्रधानाचार्य अवाक रह गए। नहीं, मुझे ही धन्यवाद कहना चाहिए। आपकी माफ़ी के बिना यह मामला कहाँ जाकर रुकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही क्रिस्टल और बाकी लोग वहाँ से निकले, आसपास खड़े अभिभावकों की कानाफूसी दबाई नहीं जा सकी। कोई मिसेस बाउल्स को दोष दे रहा था, कोई मिस्टर बियर्डस्ली को, और कोई क्रिस्टल की असली पहचान के बारे में जिज्ञासु था। माहौल बहुत चहल पहल वाला था। मिसेस बाउल्स ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था। जो लोग कभी उनकी पूजा करते थे, अब उनके चेहरे पर तिरस्कार था। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई कूड़ा हो। उसकी कीमत खत्म हो चुकी थी। अब वो बस एक बेकार चीज थी। मिसेस बाउल्स वहीं बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगीं। क्रिस्टल पीछे जाकर बर्नार्ड के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन हैरल्ड ने उसे ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, सामने की सीट पर बैठो। क्रिस्टल बोली, बर्नार्ड अभी छोटा है, अकेले बैठा तो डर जाएगा। हैरल्ड ने बर्नार्ड की ओर नज़र डाली और कहा, वो 4 साल का है, 4 महीने का नहीं। क्रिस्टल ने पलटकर कहा, तो तुम भी तो इतने बड़े हो, फिर भी क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं? हैरल्ड ने उसे जोर से खींचा और कार के दरवाजे से सटा दिया। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। क्रिस्टल इधर उधर देखने लगी। ये क्या कर रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं। हैरल्ड ने परवाह नहीं की। सच बताओ, मैं कितना बूढ़ा हूँ? वो इतना पास था कि क्रिस्टल को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर जलती सी महसूस हो रही थी। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। क्रिस्टल लाल होते चेहरे के साथ बोली, तुम मेरे पति हो, जाहिर है मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। अध्याय 146। क्रिस्टल ने जब बोलना खत्म किया तो उसने महसूस किया कि उसका चेहरा बहुत गर्म हो रहा है। वो जल्दी से हैरल्ड की बाहों से निकल गई और यात्री सीट का दरवाज़ा खोला। वो सीधे बैठ गई और आज्ञाकारी स्वर में बोली, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। डाना ने ज़रूर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। हैरल्ड ने उसकी ओर हंसते हुए देखा। तुम भागने में भी कमाल हो, क्रिस्टल ने गंभीर स्वर में कहा। खाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। भूख लगी है तो घर जल्दी जाना स्वाभाविक है। हैरल्ड ने बहस नहीं की।
उसने देखा कि बर्नार्ड कार में बैठ गया और फिर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। बर्नार्ड बहुत आज्ञाकारी बच्चा था और रास्ते भर शोर नहीं किया। जब वे फ्लावर लैंड पहुंचे, क्रिस्टल ने उसका हाथ पकड़ा और विला के अंदर चली गई। वो डर रही थी कि कोको बर्नार्ड को डराए, इसलिए उसने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने एलिसा को फ़ोन किया और बताया कि बच्चा अब यहाँ है। एलिसा की माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर में थी और बाहर नहीं आई थी। उन्होंने बर्नार्ड से कुछ बातें की और फिर फ़ोन काट दिया। डाना ने बर्नार्ड और क्रिस्टल दोनों के लिए फ्रूट जूस डाला। क्रिस्टल ने बर्नार्ड के सिर को छुआ और कहा, क्या तुम अपनी माँ को आज की घटना के बारे में बताना चाहते हो? बर्नार्ड ने सिर हिलाया। माँ ने मुझसे कहा कि दादी अब बीमार हैं। मैं नहीं चाहता कि वे मेरी वजह से परेशान हों। उसने सिर उठाया और क्रिस्टल की ओर देखा। बहन, क्या तुम मेरी माँ को नहीं बता सकती? हाँ, लेकिन क्रिस्टल ने धीरे से आह भरी और कहा, तुम बहुत समझदार हो, बर्नार्ड। लेकिन कभी कभी थोड़े जिद्दी भी हो सकते हो। बर्नार्ड शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, लेलैंड दूसरे स्कूल चला गया, तो अब सब ठीक है। किंडरगार्टन के बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। आज कोई मेरे लिए खड़ा भी हुआ। क्रिस्टल कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। ऐसा लगता था कि यह बच्चा केवल दूसरों की भलाई को याद रख सकता है। यह एक नेक और अच्छा स्वभाव है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी अच्छी प्रवृत्ति होने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। हाँ, क्रिस्टल ने अंत में कहा, तुम थोड़ी देर टीवी देखो। हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। बर्नार्ड ने सिर हिलाया। रात का खाना बहुत भव्य था। डाइनिंग टेबल पर स्टीम्ड मडरिन फिश, स्वीट एंड सॉ पोर्क, ब्रेज़ लैम्ब लेग्स, सीफूड सूप और सब्जियों की एक प्लेट थी। शायद बर्नार्ड के लिए डाना ने खासतौर पर पंपकिन पाई बनाई थी, जो देखकर ही भूख बढ़ा देती थी। क्रिस्टल डाइनिंग टेबल के पास चारों ओर देख रही थी। डाना बाउल से बर्तन लेकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ और मास्टर वाइट को खाने के लिए बुलाओ। डाना हमेशा हैरल्ड से थोड़ी डरती थी। अगर ज़रूरी न हो तो वह उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करती थी। क्रिस्टल ने केवल ओह कहा और चप्पलों में ऊपर चली गई, लेकिन वो स्टडी में उन्हें नहीं पाई। क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बालकनी की ओर गई। रेलिंग के सहारे खड़े हैरल्ड लंबे और पतले दिख रहे थे। उनकी शर्ट की बाहें ऊपर तक उठी हुई थीं। पतली बाहें दिखाई दे रही थीं। कॉलर के 2 बटन भी खुले थे, जिससे कॉलरबोन का हिस्सा दिख रहा था। उन्होंने उंगलियों में सिगरेट पकड़ी थी और हल्का सिर उठाकर धुआं फेंका। शाम की हवा ने उनके छोटे बालों को उलझा दिया, जिससे पूरा माथा खुल गया। उनकी गहरी आंखें और भी ठंडी दिख रही थीं। हैरल्ड का ये रूप पूरी तरह से एक डिकेडेंट, अधिकारहीन सुंदर आकर्षण रखता था। क्रिस्टल चकित रह गई। जैसे ही उसने होश संभाला, वो दौड़कर आई और बोली, तुम फिर से सिगरेट पी रहे हो। हैरल्ड ने देखकर आधी बची सिगरेट बुझा दी और कचरे में फेंक दी। उन्होंने कहा, कभी कभी। शायद अभी सिगरेट पीने की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी खुरदरी थी, जो और भी आकर्षक लग रही थी। खाने का समय हो गया है, क्रिस्टल ने कहा, मैं वाकई पंपकिन पाई खाना चाहती हूँ। जल्दी नीचे चलते हैं। शायद वो सच में पंपकिन पाई खाने की इच्छा रखती थी। उसने हैरल्ड के कपड़ों के कोने को पकड़कर उसे आगे खींचा। अध्याय 147। हैरल्ड ने अपने हाथ जेब में डाले और आलस्य से उसके पीछे पीछे चला, जैसे किसी जानवर के गले में रस्सी बांध दी हो। वो सहज दिख रहा था, लेकिन असल में क्रूर था। नीचे डाना ने देखा कि क्रिस्टल ने हैरल्ड को ऐसे ही खींच लिया। वो हंसना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दी से सिर दूसरी ओर मोड़ ली। हालांकि बर्नार्ड केवल 4 साल का था, लेकिन उसके खाने की चिंता वयस्कों को करने की जरूरत नहीं थी। वो गंभीरता से चम्मच उठाकर खाना खा रहा था। हैरल्ड ने क्रिस्टल की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम बच्चों जैसी भी नहीं हो। बोलते हुए वो झुककर धीरे से अपना उंगली क्रिस्टल के होठों पर रगड़ता है, उसके होंठ से चिपकी हुई चावल की एक एक दाना साफ कर दी। क्रिस्टल ने खांसी की और थोड़ी शर्मिंदा महसूस की। वो कोई बहाना खोज रही थी, लेकिन हैरल्ड पहले ही कह चुका था। भूल गया कि तुम भी बच्चे हो। उसने स्वीट एंड सॉ पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और क्रिस्टल के बाउल में डाल दिया। उसने उसकी दूसरी कटोरी में बचा हुआ चावल देखा और कहा, तुम बहुत खा रही हो, फिर भी इतनी पतली क्यों हो? क्रिस्टल ने अपने पेट की मुलायम त्वचा को चुटकी में लिया और उदास स्वर में बोली, मुझे नहीं पता, मुझे भी लगता है कि मैं खाना बर्बाद कर रही हूँ। मैं तुम्हें किसी दिन अस्पताल ले जाऊंगा। हैरल्ड ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें बाल रोग विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अस्पताल ने कभी 19 साल के बच्चे को नहीं देखा होगा। क्रिस्टल चुप रह गई। क्रिस्टल ने चॉपस्टिक नीचे रख दी। अब मुझे गुस्सा आने वाला है। हैरल्ड ने कहा, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो क्या होगा?
क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताना है कि मैं गुस्सा हूँ। हैरल्ड मुस्कुराया। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। चलो खाना खाएं। क्रिस्टल ने गुस्से में बाकी खाना खा लिया। किंडरगार्टन में शिक्षक ने कुछ होमवर्क दिया था, सभी व्यवहारिक थे। शिक्षक ने माता पिता से कहा कि वे अपने बच्चों को कम से कम 3 प्रकार के पेड़ दिखाएं, शायद बच्चों और माता पिता के बीच संबंध बढ़ाने के लिए। चूंकि एलिसा वहां नहीं थी, क्रिस्टल के पास ये जिम्मेदारी थी। हालांकि वो गांव में बड़ी हुई थी और बचपन से फूल और पौधों को देखती रही थी, सड़क पर पाए जाने वाले पेड़ जैसे साइप्रस, पाइन और गिंको पेड़ उसे आते जाते दिखाई देते थे, लेकिन फ्लावर लैंड में लगाए गए पेड़ों में से कोई भी वो नहीं जानती थी। क्रिस्टल चुप रह गई। बर्नार्ड ने उम्मीद भरी निगाह से क्रिस्टल की ओर देखा। बहन, ये किस प्रकार का पेड़ है? क्रिस्टल कुछ नहीं जानती थी। क्रिस्टल थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने साहस दिखाया और कहा, मैं मास्टर वाइट से पूछूंगी, वो जरूर पेड़ को जानते होंगे। बर्नार्ड हैरल्ड से डरता था, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर वो अपना होमवर्क न जमा करे तो और डर लगेगा। वो सिर हिलाकर सहमति में नोट कर सका। हैरल्ड लैरी के साथ किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। जैसे ही कॉल आया, उसने सीधे रिसीव किया। क्या हुआ? क्या तुमने बग के प्यारे की तरह किसी कैटरपिलर को देखा और डर गए? उसकी बात सुनकर लैरी अब और नींद में नहीं था। क्रिस्टल ने कॉल किया, क्या वो कैटरपिलर से डर गई? हैरल्ड ने उसे अनसुना कर दिया। क्रिस्टल ने धीरे से कहा, ये कैटरपिलर नहीं है, मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं यहाँ के पेड़ नहीं जानती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बर्नार्ड को सिखाओ। हैरल्ड ने कहा, मेरा समय बहुत कीमती है। क्रिस्टल ने कहा, ठीक है। हैरल्ड खड़ा हुआ और देखा कि क्रिस्टल सड़क के किनारे दुखी चेहरे के साथ बैठी है। उसने अनायास मुस्कुराया और कहा, चूंकि तुम मेरी मंगेतर हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें मुफ्त में सिखाऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। लैरी ने कहा, हैरल्ड, तुम इंसान हो? अरबों के व्यापार की परवाह नहीं करते और बच्चे के होमवर्क में मदद करने जा रहे हो? हैरल्ड ने कहा, मुझे नहीं पता मैं इंसान हूं या नहीं, लेकिन ये तय है कि तुम इंसान नहीं हो। लैरी चुप रह गया। चैप्टर 148। जब हैरल्ड बाहर गया, उसने देखा कि क्रिस्टल सड़क किनारे बैठी हुई है। उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ और उदास दिख रहा था। वो बहुत ही पीड़ित लग रही थी। बर्नार्ड उसे सांत्वना दे रहा था। ठीक है, बहन क्रिस्टल। हैरल्ड क्रिस्टल के सामने रुक गया और कहा, मुझे थोड़ी याद है कि जब तुम बर्नार्ड को बाहर ले जा रही थी, तब तुम्हें बहुत आत्मविश्वास था। क्रिस्टल और भी दुखी हो गई। मैंने यहाँ के पेड़ों को कभी ध्यान से नहीं देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ कुछ लाल पत्ते, आलूचन के पेड़ और बरगद के पेड़ होंगे। तुम्हें नहीं पता होना सामान्य है। हैरल्ड ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, यहाँ के डेवलपर्स ने इसे और शानदार बनाने के लिए कुछ छोटे पेड़ बाहर से मंगाए हैं। सच में? क्रिस्टल को थोड़ी सांत्वना मिली। हाँ। हैरल्ड ने अपने पास लगे हरे पेड़ की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, ये यूरकोमिया है। इसकी छाल औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। बर्नार्ड ने जल्दी से कान ताने और गंभीर भाव से सुना। वहाँ वाला लीगस्ट्रम है। हैरल्ड ने क्रिस्टल को आगे खींचा। इस समय हवा में कोई अज्ञात खुशबू थी और ढलती सूरज की रोशनी की वजह से लोगों की परछाइयां लंबी दिख रही थीं। क्रिस्टल बर्नार्ड की तरह गंभीर होकर सुन रही थी। हैरल्ड ने क्रिस्टल का हाथ पकड़ लिया। बर्नार्ड उनके पीछे पीछे चलता रहा और वे पत्थर के रास्ते पर घूमने लगे। बर्नार्ड ने अपनी पसंदीदा 3 किस्म के पेड़ चुने और उनके पत्ते इकट्ठा किए। तुम अद्भुत हो। क्रिस्टल की आंखें चमक रही थीं, तारों से भी ज्यादा। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। क्या तुमने कॉलेज में पौधों का अध्ययन किया था? हैरल्ड ने कहा, मैंने वित्त में पढ़ाई की थी। बस बीच में वो थोड़े समय के लिए सेना में शामिल होने चला गया था। उसने वित्त के विषय में ज्यादा नहीं सीखा। जब डाना ने उन्हें लौटते देखा तो उसने क्रिस्टल से कुछ फल खाने को कहा। आज उसने ताजे आलू बुखारा और आम खरीदे थे। इस समय एक प्लेट फलों से भरी हुई थी। जैसे ही क्रिस्टल ने फल देखा, उसने तुरंत सब कुछ भूल गया। उसने हैरल्ड को छोड़ दिया, डाना की बाहों में खुद को डाल लिया और जीभ चटका दी। बर्नार्ड अच्छे संस्कार वाला बच्चा था। उसने हैरल्ड के सामने गंभीरता से झुककर कहा, धन्यवाद मिस्टर वाइट। हैरल्ड ने अपनी आंखें मिचमिचाईं। हाथ जेब में डालकर वो छोटे से बच्चे की ओर देखा। तुमने क्रिस्टल को बहन क्रिस्टल कहा और तुम मुझे मिस्टर वाइट कह रहे हो? बर्नार्ड थोड़े डर गए। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? हैरल्ड, उसे आंटी क्रिस्टल कहो, बर्नार्ड ने कहा। ओह। हैरल्ड संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सौभाग्य से क्रिस्टल एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं थी।
उसने लीची छिली और लाल छाल के बाहर उसका क्रिस्टल सा स्पष्ट फल दिखाई दिया। ये बहुत सुंदर लग रहा था। क्रिस्टल हैरल्ड के पास आई और पूछा, क्या ये सुंदर है? ठीक है, हैरल्ड ने कहा। असल में मुझे इसे खाने का शौक नहीं है। उसके शब्द खत्म होने से पहले क्रिस्टल ने लीची अपने मुंह में डाल ली। वो फूली हुई गालों के साथ उसे देखकर भ्रमित होकर पूछी, तुमने क्या कहा? हैरल्ड ने कहा, तुम बस मुझसे पूछ रही हो कि यह सुंदर लगती है? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है ये गोल और भरी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। हैरल्ड चुप रह गया। उसने मुस्कराते हुए क्रिस्टल के गाल को चुटकी में लिया। कल मैं तुम्हें बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाऊंगा। मैं डॉक्टर से देखवाऊंगा कि तुम्हारा वजन कहाँ चला गया। क्रिस्टल, हैरल्ड ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, मुझे अभी कुछ काम है। बहुत लीची मत खाना, ये गर्मी बढ़ाती है। ओह, क्रिस्टल हैरल्ड की पीठ को देखकर डाना से पूछी, मुझे क्यों लगता है कि वो थोड़ा नाराज है? डाना चुप रह गई। चैप्टर 149। डाना को नहीं पता था कि क्रिस्टल की आईक्यू कैसी है, लेकिन उसका ईक्यू वाकई ज्यादा अच्छा नहीं था। क्रिस्टल ने बस कैजुअली पूछा और जवाब की परवाह नहीं की। वो बर्नार्ड के साथ सोफे पर वापस बैठ गई और दोनों ने मिलकर कार्टून देखा। बर्नार्ड बड़ी रुचि से देख रहा था और क्रिस्टल भी बड़ी रुचि से देख रही थी। उसे लगा कि यह कार्टून रात 8 बजे के ड्रामा से ज़्यादा मज़ेदार है। रात 9 बजे डाना बर्नार्ड को धोने के लिए ले गई। बर्नार्ड हमेशा अकेले सोता था। डाना ने उसके लिए अपने कमरे में एक बिस्तर लगाकर उसे सुला दिया। बर्नार्ड को शुभरात्रि कहकर क्रिस्टल पीछे के दरवाजे से बाहर गई और कोको को देखने गई। आज कोको पिंजरे में नहीं था, वो घास पर सुस्ताया हुआ पड़ा था। जब उसने क्रिस्टल को आते देखा तो उसकी पूंछ हिलाने लगी। क्रिस्टल उसके पास बैठी और बड़े बिल्ले के सिर को छुआ। तब कोको ने उसके हाथ को रगड़ना शुरू किया। मनुष्य बिल्लियों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों, वे फिर भी बिल्लियां ही होती हैं। क्रिस्टल ने बिल्ले को थोड़ी देर रगड़ा और चौंक कर कहा, कोको, तुम्हारे बाल वास्तव में झड़ रहे हैं। उसकी ड्रेस पर बहुत सारे सफ़ेद बाल पड़े थे। उसने आह भरी और कहा, जब मैं छोटी थी तो मैंने एक सफ़ेद बिल्ली पाली थी। अगर मैं उसे पकड़कर खेलती तो मेरे कपड़े बालों से भरे हो जाते। जब मेरी दादी ये देखती तो मुझे डांट पड़ती। वो हमेशा कहती कि तुम बिल्ली के साथ खेल रही हो और कुछ काम नहीं कर रही। इसलिए उसके बाद वो केवल उतना ही खाना देती जितना ज़रूरी था और उसे हाथ में पकड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन क्रिस्टल ने देखा कि हाय निवास के छोटे आंगन में एक बिल्ली मर गई थी। डैबी ने उसे कीटनाशक से मार दिया था। वजह थी कि बिल्ली वसंत में लगातार चिल्लाती थी, जिससे वो परेशान हो गई थी। इसलिए उसने मछली में जहर डाल दिया। यह शायद सफ़ेद बिल्ली के लिए आखिरी और सबसे अच्छा खाना था। खाने के बाद उसकी सांस थम गई। उस समय क्रिस्टल अभी भी छोटी थी। जब उसने ये देखा तो वो बस रो सकती थी। उसने लंबे समय तक रोया और रात में चुपचाप बिल्ली को दफनाया, यह आशा करते हुए कि अगली जिंदगी में वो और बेहतर जीवन वाली बिल्ली बने। इतने वर्षों बाद अगर सफ़ेद बिल्ली फिर से जन्मी और अब भी बिल्ली है तो अब ये बहुत बड़ी हो गई होगी। उसे नहीं पता कि क्या कोको ने उसकी उदासी महसूस की, लेकिन उसने उसके अंगूठे को चाटा। क्रिस्टल की त्वचा नरम थी और उसकी जीभ से एक तेज झुनझुनी हुई। इससे क्रिस्टल थक गई। उस समय वो अचानक सभी परेशानियों को भूल गई। वो कोको के साथ घास पर लुढ़कती रही, लेकिन वो कोको जितनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कोको ने अपने पंजों से उसे जमीन पर दबा दिया। कोको ने कोई ताकत नहीं लगाई, बस चुपचाप उसे देखा। क्रिस्टल ने चांद की ओर देखते हुए सांस ली और कहा, चलो रोकते हैं, मैं जाकर नहाऊंगी और सो जाऊंगी। वो जमीन से उठी, कोको को अलविदा कहा और उसके बालों को शरीर पर चिपकाकर घर में चली गई। डाना नहीं जानती थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना। जाओ और कपड़े बदलो, क्रिस्टल ने सिर हिलाया और पूछा। बर्नार्ड सो गया? हाँ, सो गया, डाना ने कहा। वो आज्ञाकारी और स्वतंत्र है। क्रिस्टल ने बर्नार्ड को देखा और देखा कि उसका चेहरा नींद की वजह से लाल हो गया है। फिर वो ऊपर जाकर नहाने लगी। उसने आरामदायक पजामा पहन लिया और बाल सुखाए। हैरल्ड अभी भी वापस नहीं आया था। वो अपने स्लीपर पहनकर अध्ययन कक्ष की ओर गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला, हैरल्ड ने अपनी भौहों के बीच की जगह को रगड़ा और पूछा, मेरे बिना तुम ठीक से नहीं सो सकती? क्रिस्टल ने कहा, मेरे लिए तो तुम्हारे बिना ही नींद अच्छी आती है। क्या संयोग है? हैरल्ड ने कहा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब तुम ठीक से नहीं सो पाती। क्रिस्टल चुप रह गई। सच में हैरल्ड अच्छा इंसान नहीं था।
चैप्टर 150। अगली सुबह जब क्रिस्टल उठी, हैरल्ड वहां नहीं था। वो थोड़ा सुस्ताते हुए नहाई और नीचे गई तो देखा कि बर्नार्ड पहले ही तैयार हो चुका था और उसका इंतजार कर रहा था कि वो नाश्ता करे। क्रिस्टल को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। नाश्ता करने के बाद हैरल्ड ने बर्नार्ड को स्कूल भेज दिया। जैसा कि उम्मीद थी, क्रिस्टल ने मिस्टर बर्ड्सले को फिर कभी नहीं देखा। प्रिंसिपल बहुत दृढ़ थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के मिस्टर बर्ड्सले को हटा दिया। बर्नार्ड को शिक्षक के साथ जाते देख क्रिस्टल कार में बैठ गई। हैरल्ड ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ कंपनी चलोगी? क्रिस्टल ने कहा, नहीं, वहाँ बहुत बोरिंग है। हैरल्ड ने पूछा, फिर से कहो। क्रिस्टल ने पलकों को झपकाया। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं अस्पताल जाकर सिस्टर एलिसा से मिलती हूँ। ये लोग ऐसे थे जिनका कोई काम नहीं और पूरे दिन खाली रहते थे। हैरल्ड ने पूछा, किस अस्पताल? क्रिस्टल ने कहा, फर्स्ट हॉस्पिटल। हैरल्ड ने कहा, सीट बेल्ट बांध लो। क्रिस्टल ने आज्ञाकारी होकर सीट बेल्ट बांध लिया। फर्स्ट हॉस्पिटल यहाँ से दूर नहीं था और पहुँचने में लगभग 17-18 मिनट लगे। क्रिस्टल दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाली थी कि हैरल्ड ने उसे पीछे खींचा। मैंने तुम पर इतना समय लगाया और तुमने मुझे कोई इनाम भी नहीं दिया। क्रिस्टल ने कहा, मैंने कहा था कि ड्राइवर से भेज दो, लेकिन तुम नहीं माने। ठीक है, धन्यवाद कहना चाहिए। उसने झुककर हैरल्ड की आंख के पास मस्से पर हल्का सा चुंबन दिया और कहा, गुड मॉर्निंग किस। हैरल्ड ने अपनी आंखें नीची की। इतना फॉर्मल? क्रिस्टल ने गंभीरता से कहा, ये फॉर्मल नहीं है, इसमें मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुशहाल दिन की कामना करती हूँ। हैरल्ड मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक थी। जब वो ठंडा नहीं होता तो उसकी एक अजीब और अनोखी आकर्षण होती थी। क्रिस्टल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई, लेकिन हैरल्ड पहले ही उसकी भौहों पर चुंबन कर चुका था और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए खुशहाल दिन की कामना करता हूँ। क्रिस्टल का चेहरा लाल हो गया। किसी वजह से भौहों के बीच हैरल्ड का चुंबन उसके दिल की धड़कन तेज कर गया। क्रिस्टल ने अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की और खांसी की। तो मैं पहले चलूं? ठीक है। क्रिस्टल कार से उतरी और खरगोश की तरह तेज दौड़ी, डरते हुए कि हैरल्ड उसके टमाटर जैसे लाल चेहरे को देख न ले। वो अस्पताल आए और मरीज से मिलने के साथ कुछ खरीदने भी गई। क्रिस्टल गरीब लड़की थी। उसने फूलों की बजाय फल की टोकरी चुनी। फूल भले ही सुंदर थे, लेकिन उन्हें खाया नहीं जा सकता था। क्रिस्टल का सोचने का तरीका बहुत व्यवहारिक और सरल था। एलिसा को पता था कि वो आने वाली है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आई और उसका स्वागत किया। जैसे ही क्रिस्टल अस्पताल में आए, उसने एलिसा को देखा और हाथ हिलाकर कहा, सिस्टर एलिसा, मैं यहाँ हूँ। एलिसा ने देखा कि उसने कुछ लाया है और कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए? क्रिस्टल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा, ये गिना नहीं जाएगा। एलिसा हंस पड़ी। तुम्हारी माँ कैसी है? क्रिस्टल ने पूछा। ठीक है। एलिसा ने राहत की सांस ली और कहा, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब बस अगर वो अच्छी तरह से आराम करें तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। ये तो अच्छी बात है। क्रिस्टल एलिसा के साथ लिफ्ट में गई और पूछा, सिस्टर एलिसा, क्या तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच जो गलतफहमी थी वो सुलझ गई? एलिसा थोड़ी उदास नजर आई। सच में, मेरे माता पिता हमेशा मेरी याद करते थे, लेकिन मेरे पिता जिद्दी थे और इसे मानने से इनकार कर दिया। बाद में मैं उन्हें खोजने के लिए वापस आई। तब मेरी माँ को पता चला कि वो बीमार थी। वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके बारे में चिंतित हो जाऊं। वे डरते थे कि यह मुझे परेशानी में डाल देगा, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसने होंठ तरेरा और आंसुओं भरी आंखों के साथ कहा, क्रिस्टल, तुम सही कह रही हो। मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं। चैप्टर 151। क्रिस्टल मुस्कुराई। ये तो अच्छी बात है, मत रो। अगर तुम्हारे पिता बाद में ये देख ले तो क्या उन्हें फिर से दुख नहीं होगा? उसने एलिसा के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एलिसा ने आंसू पोंछे और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसने क्रिस्टल की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत अजीब व्यक्ति हो। क्रिस्टल ने पूछा। एलिसा ने कहा, तुम्हारे पास खड़े होकर मुझे गर्मी महसूस होती है। क्रिस्टल ने पूछा, क्या ये हो सकता है कि मेरे शरीर की तापमान थोड़ी ज्यादा हो? एलिसा चुप रह गई। उसने क्रिस्टल से कोई ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी जो सनसनीखेज लगे। एलिसा के माता पिता सरकारी नौकरी करते थे और सभ्य लोग थे। वे क्रिस्टल के प्रति बहुत विनम्र थे।
क्रिस्टल ने थोड़ी देर उन दोनों बुजुर्गों से बातचीत की, फिर एलिसा के साथ वार्ड से बाहर आई और उसे कल किंडरगार्टन में जो हुआ उसके बारे में बताया। हालांकि बर्नार्ड चिंतित था कि उसकी मां परेशान हो जाएगी। क्रिस्टल ने सोचा कि उसे एलिसा को ये जानना चाहिए। तुमने क्या कहा? एलिसा चौंक गई। तुमने कहा कि बर्नार्ड, लेकिन बर्नार्ड ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। क्रिस्टल ने कहा, वो डरता है कि तुम उसके बारे में चिंता करोगी। बर्नार्ड बहुत समझदार है। ली लाइन दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गया और मिस्टर बर्ड्सले को हटा दिया गया। बर्नार्ड ने कहा कि किंडरगार्टन के बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। चिंता मत करो। धन्यवाद, एलिसा ने रुंधे गले से कहा। अगर तुम न होती तो मैं सच में नहीं जान पाती कि यह मुझे कब पता चलेगा, और जब मुझे पता चलता तो बहुत देर हो चुकी होती। ठीक है, क्रिस्टल ने कहा। बर्नार्ड का समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बहुत सारी चीजें खुद में रखेगा तो उसकी परवरिश पर असर पड़ेगा। तुम्हें उसके साथ ज्यादा संवाद करना चाहिए। समझ गई, एलिसा ने गहरी सांस ली। मैं ऐसा करूंगी। थोड़ी देर बाद उसने क्रिस्टल की ओर देखा। तुम मेरे डेजर्ट शॉप में काम करने क्यों आए? अंततः एलिसा लगभग 30 साल की थी। उसके पास क्रिस्टल की तुलना में ज्यादा सामाजिक अनुभव था। मिसेस बाउल्स कौन थी? यहाँ तक कि मिस्टर बर्ड्सले भी उसके पक्ष में थे। प्रिंसिपल को अचानक न्याय की बात करने का कोई कारण नहीं था। इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं थी। इतनी दबंग व्यक्ति जैसे मिसेस बाउल्स को अपनी गलती मानने पर मजबूर करना और प्रिंसिपल से मिस्टर बर्ड्सले को निकालवाना, क्रिस्टल के पीछे की शक्ति वाकई अकल्पनीय थी। फिर भी ऐसी लड़की अपनी डेजर्ट शॉप में काम करने और मासिक $500 कमाने के लिए क्यों तैयार होगी? क्रिस्टल ने भ्रमित होकर कहा, मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। एलिसा चुप रह गई। एलिसा ने कहा, अगर मैं केलेब ने जो पैसे मुझे दिए हैं निकाल भी दूँ तो मैं तुम्हारा एक कपड़ा नहीं खरीद सकती। क्रिस्टल, क्या यह इतना महंगा था? क्रिस्टल ने एलिसा को खाली आंखों से देखा। ये कैसे हो सकता है? एलिसा ने कहा, तुम्हें नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। क्रिस्टल ने ईमानदारी से कहा, मैं ये कपड़ा इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि यह सफ़ेद है। सुबह को उसने कोको को विदा करने के लिए विशेष रूप से वार्डरोब से सफ़ेद कपड़ा चुना था। ऐसा करने से कोको के सफ़ेद फर से कपड़े पर बहुत ध्यान खींचने वाला धब्बा नहीं बनेगा, जिससे लोग उसे चिड़ियाघर के स्टाफ समझकर गलतफहमी न पैदा करें। एलिसा ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और ईमानदारी से कहा, मेरे मंगेतर ने। एलिसा ने कहा, तुम एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में शादी करने वाली हो, फिर भी काम करना चाहती हो। तुमने कहा कि तुम्हारा मंगेतर कंजूस है, लेकिन वो तुम्हारे लिए इतना महंगा कपड़ा खरीदता है। मैं समझ नहीं पाई। क्रिस्टल ने दर्द भरे स्वर में कहा, यह मेरे मंगेतर की गलती नहीं है, आखिरकार वो मर चुका है। एलिसा, चैप्टर 152। एलिसा और भी ज्यादा हैरान रह गई। क्रिस्टल इतनी कम उम्र में विधवा हो गई थी। एलिसा ने क्रिस्टल की ओर दया भरी नजरों से देखा। उसने क्रिस्टल का हाथ पकड़कर कहा, तुमने तो कॉलेज भी शुरू नहीं किया है, फिर तुम सगाई कैसे कर सकती हो? क्रिस्टल ने कहा, मेरी सगाई बचपन से ही हो गई थी। मुझे लगता है कि मेरा मंगेतर बहुत अच्छा था। एलिसा चुप रह गई। उसके अलावा कि वो अब जीवित नहीं है, बाकी सब सच में अच्छा था। कम से कम जब वो जीवित था तब वो क्रिस्टल के लिए इतने महंगे कपड़े खरीदने को तैयार था। फिर तुम भविष्य में क्या करने वाली हो? एलिसा ने गंभीर होकर कहा, भले ही तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया हो, लेकिन वो अब नहीं है। तुम्हें आगे देखना होगा। क्या तुमने कभी किसी और को डेट करने के बारे में सोचा? क्रिस्टल हैरान हो गई। जब तक मेरा मंगेतर है मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मुझे किसी और से प्यार क्यों करना चाहिए? सिस्टर एलिसा, यह सही नहीं है। एलिसा चुप रह गई। उसका जीवन खत्म हो चुका था। उसका प्यार इतना गहरा था कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकती थी। वो तो इस मृत मंगेतर के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहती थी। एलिसा का विवाह खुशहाल नहीं था, लेकिन क्रिस्टल ने उसे फिर से प्यार में विश्वास दिलाया था। क्रिस्टल नहीं जानती थी कि क्या कहे। क्रिस्टल को लगा कि शायद एलिसा ने कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन एक पल के लिए वो नहीं बता सकती थी कि क्या गलत है। इसलिए उसने सोचा कि फिलहाल इसे न सोचे। एलिसा ने उसे समझाने की कोशिश की, क्रिस्टल, भले ही यह अच्छी बात है कि तुम कभी हार नहीं मानती, लेकिन इस तरह जीना बहुत कठिन है। तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए, इस प्यार से बाहर आना चाहिए और दूसरों से मिलना चाहिए। इस दुनिया में अभी भी कई सुंदर लोग और चीजें हैं। क्रिस्टल चुप रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी, बस उसे ये सब बहुत प्रभावशाली लग रहा था। क्रिस्टल ने थोड़ी देर अस्पताल में एलिसा से बातचीत की,
फिर डॉक्टर ने उन्हें बुलाया ताकि फॉलो अप ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सके। क्रिस्टल ने सिर घुमाया और एलिसा के पिता को देखा। जारोड एक जिद्दी बूढ़े आदमी थे। उनकी सख्त शक्ल देखकर ही पता चलता था कि वो बहुत गंभीर हैं, जो तुरंत लोगों को स्कूल प्रिंसिपल के दबदबे का डर याद दिला देता था। जारोड, क्रिस्टल ने आज्ञाकारी होकर अभिवादन किया। जारोड ने कहा। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का छात्र सवाल का जवाब दे रहा हो। क्रिस्टल जल्दी बोली, कृपया पूछिए, एलिसा और केलेब, उनकी क्या स्थिति है? क्रिस्टल ने पूछा। तुमने सीधे एलिसा से क्यों नहीं पूछा? जारोड ने फूंक मारते हुए कहा, मैं इस अवज्ञाकारी बेटी के पीछे समय नहीं गंवाऊंगा। क्रिस्टल, तो फिर तुमने क्यों पूछा? क्रिस्टल हंस पड़ी और कहा, एलिसा और केलेब तलाकशुदा हैं। केलेब नहीं चाहता था, लेकिन एलिसा ने उसे बहुत पैसा दिया। तलाक के बाद एलिसा ने अपनी डेजर्ट शॉप खोली और अपने बेटे का खुद ख्याल रखा। लेकिन कुछ दिन पहले केलेब के पास पैसे नहीं थे। वो डेजर्ट शॉप पर हमला करने गया और दुकान को तोड़ दिया। क्या? जारोड ने भौहें चढ़ाई और घूरा। ये जानवर, गुस्सा मत होइए। क्रिस्टल ने उन्हें सांत्वना दी। हमने पुलिस को बुलाया। लगता है केलेब अभी अभी छोड़ा गया है। उसने एलिसा से $7,000 भी गंवा दिए। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी ही परेशानी करेगा। आखिरकार अभी भी पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। ये बदमाश हर बार जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, एलिसा को परेशान करने आएगा। एलिसा के पिता ने दांत पीसते हुए कहा। उस समय एलिसा का भविष्य कितना उज्जवल था। उसने इसे सिर्फ केलेब के कारण त्याग दिया। वो बहुत चाहती थी कि वो इस हरामी केलेब से शादी करे। उसने सिर्फ अपना जीवन नहीं बर्बाद किया, बल्कि बच्चे को भी परेशान किया। मैंने केलेब को पहली बार देखा ही नहीं था कि मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बार बार एलिसा से कहा कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसे लगा कि मैं उन्हें अलग करना चाहती हूँ। जारोड की आवाज़ थोड़ी खराश वाली हो गई। उसने केलेब से शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ? उसने कैसा जीवन जिया? चैप्टर 153। जारोड। क्रिस्टल खुद को रोक नहीं पाई और बोली, सिस्टर एलिसा उस समय धोखे में आ गई थी। वो अभी छोटी बच्ची थी। केलेब लंबे समय से समाज में था। सिस्टर एलिसा उसके सामने कमजोर थी। मुझे पता है कि सिस्टर एलिसा जिद्दी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो गलत थी। अब उसने समय रहते नुकसान रोक दिया। कृपया उस पर गुस्सा मत होइए। जारोड ने तंज कसा और कहा, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो मेरी एकमात्र बेटी है। बचपन से ही उसे बिगाड़ दिया गया था और हमने हमेशा उसे जो चाहा दिया। नतीजा, उसने एक आदमी के लिए अपने परिवार से रिश्ते तोड़ दिए। 5 साल के लिए चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कोई पछतावा है? क्रिस्टल अचानक थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने लगी। भले ही जारोड इतने सख्त थे, उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार अभी भी झलक रहा था। क्रिस्टल ने ये केवल डैन की आंखों में कभी कभार देखा था, लेकिन डैन बहुत डरपोक था। वो कभी भी लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बेटी की रक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। ये डर उसके खून में गड़ा हुआ था और क्रिस्टल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन उसकी माँ बीमार हैं। आप डरते थे कि सिस्टर एलिसा चिंतित हो जाएंगी और उसकी परेशानी बढ़ेगी, इसलिए आपने उन्हें नहीं बताया। क्रिस्टल ने धीरे से कहा, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को नुकसान मत दीजिए। पिछले कुछ सालों में सिस्टर एलिसा ने अच्छा जीवन नहीं जिया। वो भी बहुत डरी हुई थी। उन्हें अपने माता पिता की सांत्वना की जरूरत थी। जारोड चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली। भले ही वो निराशाजनक क्यों न हो, वो मेरी जैविक बेटी ही है। क्रिस्टल मुस्कुराई और बोली, तो सिस्टर एलिसा पर गुस्सा मत होइए। पिता और बेटी के बीच कोई रातों रात शत्रुता नहीं होती। आप दोनों को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। जारोड ने उस लड़की को देखा जैसे वो छोटा सूरज हो और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, अन्यथा वो इतनी गर्म और उज्जवल व्यक्तित्व वाली लड़की कैसे हो सकती थी? क्रिस्टल ने ठहराव लिया और फिर कहा, हाँ, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब क्रिस्टल अस्पताल से बाहर निकली, लगभग दोपहर का खाना होने वाला था। वो सोच रही थी कि दोपहर में क्या खाए जब उसने अचानक एक परिचित शख्स देखा। वो जल्दी दौड़ी और बोली, तुम झूठे। वाल्टर ने क्रिस्टल को देखकर भागने की कोशिश की। क्रिस्टल ने उसका पीछा किया और कहा, रुको, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वाल्टर का पैर शायद घायल था। वो लंगड़ाते हुए भाग रहा था। कुछ देर बाद वो क्रिस्टल द्वारा पार्किंग में रोका गया। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हे भगवान, यहाँ कैसे मिल गए आप? तभी क्रिस्टल ने देखा कि यह व्यक्ति शायद मारा गया था।
उसके चेहरे पर घाव पहले से ही भर चुके थे। यह अज्ञात था कि उसे अस्पताल तक आने में कितना समय लगा। क्रिस्टल ने भौहें चढ़ाईं और कहा, उस समय तुमने मुझसे कहा था कि क्लब कॉफ़ी शॉप है। क्या तुम मानव तस्करी नहीं कर रहे थे? वाल्टर इतने सालों से इस व्यवसाय में था, लेकिन ये पहली बार था कि कोई उसे इस तरह डांट रहा था। उसने मुस्कान दिखाई और कहा, मेरी प्यारी लेडी, क्या आप ठीक नहीं हैं? मुझे टिम से पता चला कि आपको किसी बड़े शख्स ने छुड़ाया। उसके बाद से आपको और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी। देखो तुम्हारे कपड़े अब पहले से बेहतर लग रहे हैं, है ना? क्रिस्टल वाल्टर को ये समझाने में असमर्थ थी कि उसका बड़ा शख्स उसका ही भाई, उसका जैविक भाई है। तुम जानबूझकर महिलाओं को उठा रहे थे, है ना? क्रिस्टल गंभीर होकर बोली, यह अपराध है। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। वाल्टर ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं पहले ही कितना परेशान हूँ? मैं अब ये काम नहीं कर रहा हूँ। क्रिस्टल ने जिज्ञासु होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वाल्टर ने उदास चेहरे के साथ कहा, 2 दिन पहले जब मैं अभी अपने घर से निकला, मुझे किसी ने बैग में डालकर पीटा। धत, वो लोग बहुत निर्दयी थे। उन्होंने सच में मुझे मार डालना चाहा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अस्पताल जाकर डॉक्टर से दिखाया तो मुझे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं दर्द सह नहीं पा रहा था। आज मैंने सीक्रेटली अस्पताल आने का योजना बनाई कि देख सकूं। चैप्टर 154। क्रिस्टल चौंक गई। क्या वो खुद ही अपने किए का नतीजा भुगत रहा था? वो हिचकिचाई और बोली, क्या तुम किसी गैंगस्टर से मिले? वाल्टर ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया। खैर, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। मुझे डर है कि अगर मैंने इसे जारी रखा तो मेरी जान नहीं बच पाएगी। क्रिस्टल ने कहा, भले ही तुम छोड़ रहे हो, मैं फिर भी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। वाल्टर चुप रह गया। वाल्टर ने चुपचाप सिगरेट जलाई और कहा, पहले जब मैं दूसरों के लिए किसी लड़की को ढूंढता था तो मैं सीधे लड़की से पूछता था। वो केवल तभी मेरे साथ जाती थी जब वो चाहती थी। क्रिस्टल ने कहा, बहस बंद करो। उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला। वाल्टर ने निराश होकर कहा, उस समय टिम को बहुत जल्दी लोगों की जरूरत थी और मैं भी बहुत चिंतित था। मुझे डर था कि तुम भाग जाओगी, इसलिए मैं ईश्वर से कसम खाता हूँ, पहले मैं हमेशा ईमानदार था। लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि अपने ग्राहक उनके साथ मिलवाओ। मेरे ग्राहक सभी अमीर हैं और कई लोग उन्हें जानना चाहते हैं, लेकिन वे इसके योग्य नहीं थे। क्रिस्टल ने शक भरी आवाज में पूछा, सच में? वाल्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं, तो मैं इतने सालों तक सुरक्षित कैसे रह सकता था? अगर किसी को मैं मजबूर करता तो वे मुझे आज तुम्हारी तरह पहले ही रोक देते। क्रिस्टल चुप रह गई। वाल्टर ने सांस ली और कहा, मेरे घाव देखो, काफी भयानक हैं। अब मुझे और मुश्किल मत बनाओ। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो मेरे पैर टूट जाएंगे। क्रिस्टल ने उसके पैरों को देखा और कहा, तुम पहले डॉक्टर के पास जाओ, फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वाल्टर चुप रह गया। उसने सच में इस छोटी लड़की को सलाम किया। उसका व्यवसाय जोखिम पर था, लेकिन उसने कभी सीमा पार नहीं की। वो पुलिस के आने से डरता नहीं था, इसलिए उसने बस कहा, तो फिर यहाँ मेरा इंतजार करो। क्रिस्टल ने कहा, अगर तुम भाग गए तो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भाग सकता हूँ? वाल्टर ने पास वाली कार की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरी कार है। अगर मैं नहीं उतरा तो तुम पुलिस को मेरी कार नंबर बता सकती हो और वे मुझे तुरंत ढूंढ लेंगे। क्रिस्टल इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकती थी। उसने वाल्टर से कार का दरवाजा खोलकर पुष्टि करने को कहा कि कार उसकी है, तभी उसने उसे जाने दिया। वाल्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उस समय तुम्हारे पास कभी नहीं आता। भले ही उसने मुनाफा कमाया, वो आधा मरकर पीटा गया और उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ये बहुत परेशान करने वाला था। क्रिस्टल ने उसे हाथ हिलाकर कहा, जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा घाव काफी गंभीर है। जैसे ही वाल्टर को ये बात छू गई, उसने उसकी आवाज सुनी, मुझे डर है कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारा परिवार मुझे ब्लैकमेल कर देगा। वाल्टर चुप रह गया। थोड़ी दूर एक काले कार में आदमी हल्के से खिड़की से बाहर देखा। सचिव भी उत्सुकता से झांका और अचानक चौंक गया। क्या यह वही लड़की नहीं है जो पिछले बार क्लब में थी? वो अभी भी वाल्टर के संपर्क में क्यों है? सचिव ने भ्रमित होकर कहा। क्या वाल्टर ने छोड़ नहीं दिया? क्या हमने उसे इतना नहीं मारा कि वो सबक सीखे? डैनी ने कुछ नहीं कहा। वो आज अस्पताल आया था ताकि बीमार बड़े की मुलाकात कर सके। जब वो कार में फोन कर रहा था, उसने देखा कि क्रिस्टल और वाल्टर खुशी खुशी बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने पिछली बार जो उसने कहा उसे नहीं सुना।
उसने कहा कि वो अपनी ट्यूशन फीस के लिए काम कर रही है, लेकिन उसने चेक लौटाया। उसने शायद सोचा कि $1500 बहुत कम है। अब जब वो वाल्टर को ढूंढने आई थी तो वो शायद नया शुगर डैडी ढूंढ रही थी। सचिव ने भी आह भरी। आजकल की युवा लड़कियां सच में क्यों वे कुछ बेहतर नहीं करती? उसने हिचकिचाते हुए कहा, प्रेसिडेंट एवांस, क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि डैनी उसकी बहुत परवाह करता है। चैप्टर 155। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? डैनी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आत्मनिंदा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझसे संबंधित नहीं है। मुझे उसके मामलों में क्यों पड़ना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल ने वाल्टर को अलविदा कहा लेकिन चली नहीं गई। इसके बजाय वो वाल्टर की कार के पास झुक गई, जैसे किसी जगह पर छोटा सा कंद हो गया हो। सचिव ने सिर हिलाया और कहा, तो प्रेसिडेंट एवांस, क्या हम कंपनी वापस लौट रहे हैं? रुको, डैनी ने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, जाकर उसे ले आओ। सचिव चुप रह गया। क्या वो उसके लिए अनजान नहीं थी और उसे उसके मामलों में पड़ना नहीं चाहिए था? हालांकि सचिव केवल पीछे से उसकी आलोचना करने की हिम्मत कर सका। उसने सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है प्रेसिडेंट एवांस। क्रिस्टल अपने मोबाइल पर फिल्म देख रही थी कि अचानक एक विनम्र आवाज सुनाई दी। हेलो मिस। क्रिस्टल ने अपना सिर उठाया और सचिव की पहचान थोड़ी याद आई। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सचिव मुस्कुराया और कहा, प्रेसिडेंट एवांस आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। क्रिस्टल हैरान रह गई। प्रेसिडेंट एवांस, डैनी, वो बड़ा भाई जो अगर उसके असली पहचान को जान ले तो उसे गला घोंट सकता था। क्रिस्टल गुस्से में थी। उसने जल्दी से खड़े होकर 2 कदम पीछे हटे। मैं नहीं जाऊंगी, सचिव ने कहा। चिंता मत करो, वो केवल आपसे कुछ शब्द कहने के लिए बुला रहे हैं। आखिरकार प्रेसिडेंट एवांस की प्रतिष्ठा थी। वो एक छोटी लड़की पर हाथ डालना असंभव था। क्रिस्टल फिर भी मना कर रही थी। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि मैं घर जाकर खाना खाऊं। आपको भी घर जाकर खाना चाहिए। अलविदा। सचिव उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रोका। मिस, कृपया रुको। वो शर्मिंदगी से भरा था। प्रेसिडेंट एवांस ने मुझे आदेश दिया है, अगर आप वहां नहीं जाएंगी तो मेरी तनख्वाह काट दी जाएगी। क्रिस्टल हैरान हो गई। क्या वो इतना बेहयाद है? सचिव ने अपनी भावभंगिमा नहीं बदली। हाँ मिस, मेरी 3 साल की बच्ची है और मेरी 8वीं साल की माँ। मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मैं ही पूरा परिवार संभाल सकता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह खो नहीं सकता। क्रिस्टल ने कहा, तुम सच में दुखी हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले यही तय करें कि हम केवल कुछ शब्द कहेंगे। अगर वो मुझ पर हमला करे तो आपको पुलिस बुलानी होगी। अगर डैनी ने गला घोंटने की कोशिश की तो वो निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। चिंता मत करो, सचिव ने कहा, मैं निश्चित रूप से आपके लिए पुलिस बुलाऊंगा। क्रिस्टल सचिव के साथ डैनी की कार तक गई। जब दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी की आवाज आई, अंदर आओ। क्रिस्टल की हर कोशिका विरोध कर रही थी। बस वही कहो जो कहना है। मुझे कार में क्यों जाना चाहिए? अगर डैनी ने कार में ही उसका गला घोंट दिया और रास्ते में दफना दिया तो वो कितनी बेबस और दुखी हो जाएगी। डैनी अधीर था। उसने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल को अंदर खींच लिया। क्रिस्टल डर के मारे सिहर गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और क्रिस्टल दरवाजे के पास सिकुड़ गई। वो कमजोर, दुखी और असहाय थी। उसने खिड़की से पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे क्या चाहते हो? डैनी ने पूछा। तुमने चेक मुझे क्यों लौटाया? क्रिस्टल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने काम ढूंढ लिया है। मैं अपनी ट्यूशन फीस खुद कमा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। कृपया मुझे जाने दो। डैनी ने दिखावा किया कि उसने नहीं सुना और कहा, तुम्हारी तथाकथित नौकरी। उसने होंठ से कोड़े और सीधे क्रिस्टल को शर्मिंदा नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, वाल्टर अच्छा इंसान नहीं है, क्या तुम नहीं जानते? क्रिस्टल ने पूछा, वाल्टर कौन है? डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने अभी उससे बात नहीं की? क्या वाल्टर ने तुम्हें तुम्हारी नई नौकरी से परिचित नहीं कराया? अगर क्रिस्टल हाँ कहती तो वाल्टर आज अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाता। यह आदमी सच में कठोर था। वो आधा मरकर पीटा गया था लेकिन फिर भी अपने अवैध धंधे में दृढ़ था। चैप्टर 156। तो उसका नाम वाल्टर है। क्रिस्टल अचानक समझ गई। मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। डैनी चुप रह गया। बहुत अच्छा, उसे उसका नाम तक नहीं पता था। फिर भी उसने साहस करके उससे कहा कि वो उसे नौकरी के लिए परिचित कराए। शायद उसका मूड अच्छा नहीं था,
क्योंकि क्रिस्टल थोड़ा दूर हट गई और धीरे से फुसफुसाई, क्या आपके पास और कोई सवाल है? अगर नहीं तो मैं चली जाऊं। डैनी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? क्रिस्टल ने उत्तर दिया, हाँ। डैनी ने अपना गुस्सा दबाया और कहा, तुम्हें भविष्य में वाल्टर से फिर कभी संपर्क नहीं करना है। क्रिस्टल चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्यों? वो अभी भी लोगों को मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही थी। डैनी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बात सुनो। क्रिस्टल ने होंठ सिकोड़ लिए। डैनी का गुस्सा क्यों था? उसकी अपनी तबीयत तो अच्छी थी, लेकिन उसके दोनों भाई और जैविक पिता सब गुस्सैल थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एवांस परिवार में घुल नहीं पाई, शायद इसलिए कि वो दिखावा नहीं करती थी। डैनी ने फिर कहा, मैं तुम्हें कॉलेज जाने के लिए समर्थन दूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें हर महीने $3000 दूंगा। क्रिस्टल स्तब्ध रह गई। डैनी ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और भौहें चढ़ाईं। काफी नहीं तो $4500। वो ज्यादा नहीं दे सकता था। ये छोटी लड़की पहले ही गलत राह पर चली थी। अगर वो घमंडी हो जाती तो शायद भविष्य में वही गलतियां दोहरानी पड़ती। क्रिस्टल लगभग $4500 की रकम सुनकर चकित हो गई। हे भगवान, तुम इतने अमीर हो कि किसी अजनबी को जिसे तुमने 2 बार देखा हो $4500 दे सकते हो, लेकिन अपनी बहन की ट्यूशन फीस नहीं देना चाहते। डैनी, तुम अच्छे लगते हो लेकिन असल में नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है? डैनी ने अचानक पूछा। क्रिस्टल का पूरा शरीर जम गया। वो घबराते हुए खांसी कर बोली, मेरा नाम कोको है। डैनी का भाव थोड़ा अनकहा सा था। कोको, क्रिस्टल ने कड़वे स्वर में कहा, क्या आप मेरे नाम को नीचा दिखा रहे हैं? नहीं, डैनी ने कहा, यह अच्छा नाम है, ये सुरुचिपूर्ण और लोकप्रिय है। क्रिस्टल ने ऐसे व्यक्ति की तारीफ की जो सीधा सच्चा झूठ बोल सकता था। डैनी ने आदेश दिया, चलो बैंक्वेट हॉल चलते हैं। सचिव ने हामी भरी। क्रिस्टल जल्दी से बोली, अगर आप खाना चाहते हैं तो मुझे जाने दो, हम साथ चलेंगे। डैनी ने उसे देखा और कहा, वाल्टर को ढूंढने के बारे में सोचना भी मत। क्रिस्टल असमंजस में रह गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डैनी ने अपने मुंह के कोने को खींचा और कहा, अगर तुम्हारा परिवार जानता कि तुम ऐसी हो तो वे बहुत दुखी होते। क्रिस्टल और भी अधिक असहज हो गई। उन्हें मेरी परवाह नहीं है। अब वो डैनी के साथ सुरक्षित रह सकती थी क्योंकि वो कोको थी। अन्यथा डैनी किसी भी समय उसे मार सकता था। क्या तुम्हारा परिवार के साथ बुरा रिश्ता है? डैनी ने पूछा। क्रिस्टल ने कहा, वे सब मुझे पसंद नहीं करते। डैनी ने रुका और कहा, ये कैसे संभव है? हालांकि यह लड़की अनजान थी। वह काफी प्यारी लग रही थी। वे बस मुझे पसंद नहीं करते। क्रिस्टल ने अपनी आंखें झपकाई और डैनी को ध्यान से देखा। और आपका परिवार के साथ रिश्ता अच्छा है? डैनी ने कुछ सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। खराब नहीं। जब क्लो जीवित थी, एवांस परिवार का माहौल बहुत अच्छा था। हालांकि डैक्स्टन का दिल केवल क्लो के लिए भरा था। वो अपने बेटों के साथ और अधिक जुड़ने को तैयार था। क्लो की मृत्यु के बाद एवांस परिवार पर काली घटाएं छा गईं। वो और डैक्स्टन अब पिता पुत्र जैसे नहीं थे। इसके बजाय वे वरिष्ठ और अधीनस्थ की तरह थे। जब वे मिलते तो केवल काम के बारे में बात कर सकते थे। ये सब उसकी सबसे छोटी बहन क्रिस्टल की वजह से था। चैप्टर 157। जब क्रिस्टल ने सुना कि वो कह रहा था खराब नहीं, तो उसने तुरंत और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वो डर रही थी कि कहीं उसकी असली पहचान उजागर न हो जाए। बैंक्वेट हॉल फेयरबी का एक प्रसिद्ध अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट था, लेकिन वहां जगह पाना आधा साल लग जाता। हालांकि क्योंकि यह बैंक्वेट हॉल एवांस परिवार के व्यवसाय का हिस्सा था, इसने हमेशा एवांस परिवार के लिए सीट रिजर्व रखी थी। क्रिस्टल डैनी के पीछे पीछे चली जा रही थी और इतनी नर्वस थी कि उसके हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। शायद मुझे खाना नहीं चाहिए। मैंने सुबह बहुत खा लिया था। अभी भूख नहीं लगी है। जैसे ही उसने ये कहा, उसका पेट अचानक गड़गड़ाया। क्रिस्टल बोल ही नहीं सकी। क्यों वो इतना निर्णय नहीं कर पा रही थी? डैनी की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। मैंने कहा न, मैं तुम्हें खा नहीं सकता। क्रिस्टल ने अपने आप से सोचा। लेकिन तुम लोगों को मार सकते हो। बैंक्वेट हॉल के मैनेजर खुद डैनी का स्वागत करने नीचे आए, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से डैनी को जानते थे। उन्होंने क्रिस्टल को जिज्ञासापूर्वक देखा और पूछा, मी एवांस, यह महिला कौन है? डैनी ने मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए वो नहीं जान पा रहा था कि क्रिस्टल कौन है। ये दूसरी बार था जब वो और क्रिस्टल मिले थे। उसने अभी अभी उसका नाम जाना था। जब उसने देखा कि डैनी चुप है, तो मैनेजर मुस्कुराया। उसने सोचा कि मी एवांस तो नेक है,
लेकिन आखिरकार वो समृद्ध लोगों के बहकावे के जाल में फंस गया। मैनेजर की यह गलतफहमी देखकर क्रिस्टल घबरा गई और जल्दी से बोली, मैं उसकी बहन हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसे पछतावा हुआ और उसने डर के मारे मुंह ढक लिया। क्या उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी थी? डैनी ने अपनी आंखें तैश में नैरो की और मैनेजर से हल्की आवाज में कहा, ज्यादा मत सोचो, वो एक छात्रा है और मैं उसे आर्थिक सहायता दे रहा हूँ। मैनेजर जल्दी से बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत समझा, कृपया ऊपर आइए। भविष्य में अगर वो यहाँ आए तो उसके खर्च को मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड करें। डैनी ने कहा। मैनेजर का क्रिस्टल के प्रति रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ ताकि मैं रिसेप्शनिस्ट से रजिस्ट्रेशन करवा दूँ? क्रिस्टल ने कहा, मुझे सिर्फ कोको कहकर बुलाइए। मैनेजर के होंठ ट्विच हुए। ठीक है, मिस कोको। वे प्राइवेट रूम में गए। मैनेजर ने चाय डाली और मेन्यू क्रिस्टल को दिया। वो उसके पास खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस एवांस अभी थोड़ी देर पहले ही चली गई। अगर आप 5 या 6 मिनट पहले आती तो आप उनसे मिल सकती। क्रिस्टल का पूरा शरीर जम गया। भगवान का शुक्र है कि ट्रैफिक जाम हो गया, वरना आज उसका खून बैंक्वेट हॉल में गिर जाता। क्या वो अकेली आई थी? डैनी ने पूछा। नहीं, वो अकेली नहीं थी। उसने 2 औरतों को यहाँ लाया था। मैनेजर ने कहा, एक मध्यवयीन महिला थी और दूसरी वृद्ध महिला। मैं उन्हें नहीं जानता और मिस एवांस उन्हें परिचय नहीं देना चाहती थी। डैनी को तुरंत समझ आ गया कि यह कौन थी। ये डेबी और मिया थी। कुछ समय पहले वे एवांस परिवार के पास गई थीं और एवांस परिवार से कहा कि उन्हें 2 दिन के लिए रहने दिया जाए। आखिरकार मिया डोरा की जैविक मां थी। एवांस परिवार उन्हें मना नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें परिवार में रहने दिया। मिया हमेशा डोरा से मिलना चाहती थी, लेकिन डोरा उससे बचती थी। आज डोरा शायद उन्हें डिनर पर ले गई क्योंकि वो मना नहीं कर सकती थी। क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से जान गई कि यह कौन थी। उसने जिज्ञासापूर्वक मैनेजर से पूछा, मिस एवांस के चेहरे पर क्या भाव था? मैनेजर ने एक पल सोचा और कहा, वो बहुत खुश नहीं लग रही थी। क्रिस्टल मुस्कुराई। कितनी दुखद है। मैनेजर को कुछ कहने का मन नहीं था। डैनी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं जिज्ञासु हूँ, क्रिस्टल ने कहा। क्या वो मिस एवांस आपकी बहन है? हाँ। डैनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या हुआ? मैं बस जानना चाहती थी कि आप अपनी बहन के प्रति इतने कठोर हैं। क्रिस्टल ने अपनी आंखें झपकाई और उसकी पलकों की तरह छोटी पंखियां थीं। क्या वो तुमसे डरकर रो देगी? डैनी चुप रह गया। चैप्टर 158। दरअसल डैनी और डोरा के बीच का रिश्ता कई सालों से खत्म हो चुका था। 4 साल पहले, जब उसे ये पता नहीं था कि क्रिस्टल वास्तव में एवांस परिवार की बेटी है, वो घर शायद ही जाता और डोरा के प्रति हमेशा ठंडी रवैया रखता। हम बस एक दूसरे के साथ ठीक हैं, डैनी ने हल्की आवाज में कहा, और मैंने तुम्हें डांटा नहीं। क्रिस्टल चुप रह गई। कितनी आत्मविश्वासी हो सकती थी वो ये कहने के लिए। क्रिस्टल ने मेन्यू बंद कर दिया और मैनेजर ने जल्दी से इसे लिया। फिर मैं किसी को डिश सर्व करने के लिए कहूँगा। यंग मास्टर, क्या आप एक बोतल वाइन लेंगे? जरूरत नहीं, डैनी ने कहा, सिर्फ हॉथॉर्न वाटर लाओ। मैनेजर ने सिर हिलाया और प्राइवेट रूम छोड़ दिया। अब प्राइवेट रूम में केवल क्रिस्टल और डैनी ही बचे थे। वो घबरा रही थी। आखिरकार उसके लिए कोई पुलिस को बुलाने वाला नहीं था। सन्नाटा उसे और ज्यादा नर्वस कर रहा था, इसलिए क्रिस्टल के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसने पूछा, ठीक है, क्या आप वॉल्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं? क्रिस्टल ने वॉल्टर का नाम फिर से सुनते ही डैनी का चेहरा काला हो गया और उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। तो वो उस तरह के काम करते हुए पकड़ा क्यों नहीं गया? क्रिस्टल ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, वो महिलाओं को अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि तुम्हें पता है कि वो महिलाओं का अपहरण करता है। डैनी की आवाज में हल्का व्यंग्य था। फिर उसने कहा, दोनों पक्ष सहमत थे, इसलिए किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। अगर पुलिस बुलाते भी तो भी वो ठीक रहता। क्रिस्टल की आंखें फैल गईं। क्यों? आखिरकार उसने बस उसे उसके पास पहुंचाया। उसके बाद वो क्या करती है, यह उसका अपना निर्णय है। इसका उससे क्या लेना देना? डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, उसने कभी सीमा पार नहीं की, इसलिए उसे पुलिस से डर नहीं है। क्रिस्टल शब्दहीन रह गई। वॉल्टर ने देशसी के कानून को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डिशेज एक के बाद एक सर्व की गई। क्रिस्टल हमेशा खाना पसंद करती थी। उसने इतना खाया कि उसका पेट गोल हो गया और वो थोड़ी संतुष्ट हुई। डैनी शायद थोड़ा हैरान था। तुम इतनी दुबली हो, लेकिन इतना खा सकती हो, क्रिस्टल ने कहा।
मैंने इतना खाना खाकर क्यूट हो गई हूँ। उसने अपनी आंखें झपकाईं। इसीलिए मैं इतनी प्यारी हूँ। डैनी चुप रह गया। डिनर के बाद क्रिस्टल चुपके से निकलना चाहती थी, लेकिन डैनी ने कहा, चलो थोड़ी सैर पर चलते हैं। क्रिस्टल ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वो सिर हिलाकर बैंक्वेट हॉल से बाहर उसका पीछा करने लगी। तुमने पहले मेरी बात के बारे में क्या सोचा? डैनी ने पूछा। कौन सी? क्रिस्टल अचंभित थी। डैनी ने कहा, मैं तुम्हें स्कूल भेजने में मदद करूंगा। क्रिस्टल ने जल्दी से सिर शेक किया। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था कि मैं काम करके पैसे कमाऊंगी। वो डैनी का पैसा लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर एक दिन वो अपनी पहचान को कोको के रूप में बनाए रखने में असफल हुई, तो ये डैनी को धोखा देने का सबूत बन जाता। झूठ बोलना ठीक था, लेकिन अगर उसने उसका पैसा चुराया, तो क्रिस्टल पहले ही कल्पना कर चुकी थी कि उसे टुकड़ों में काटकर प्रशांत महासागर में मछलियों को खिला दिया जाएगा। डैनी का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि वॉल्टर अच्छा आदमी नहीं है? मुझे पता है। तभी क्रिस्टल को एहसास हुआ कि डैनी ने कुछ गलत समझा है। उसने बेबस होकर कहा, असल में जब मैं क्लब में थी, मुझे धोखा दिया गया था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आज जब मैंने वॉल्टर से फिर से सामना किया, तो मैं पुलिस को बुलाना चाहती थी। मुझे सच में नहीं पता था कि यह ऐसा काम है। उसे नहीं पता था कि डैनी विश्वास करेगा या नहीं। अब तुम किस काम में लगी हो? क्रिस्टल ने कहा, मैं डेजर्ट शॉप में काम कर रही हूँ। 2 महीने काम करने के बाद मैं अपनी ट्यूशन फीस चुका सकूंगी। डैनी ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुम बहुत गरीब हो? हाँ, डैनी ने कहा, मेरी बहन ने तो ये ड्रेस जो तुम पहन रही हो, उसे भी नहीं खरीदा। चैप्टर 159। डैनी को लग्जरी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे यह इसलिए याद रहा क्योंकि डोरा इसके बारे में बहुत समय से बात कर रही थी। अगर उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह हमेशा इसे याद रखती। वो डैनी के पास भी गई थी और चाहती थी कि वो उसके लिए इसे बुक करे। लेकिन डैनी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त था, इसलिए भूल गया। क्या हाल ही में कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? क्रिस्टल का मासूम और लालची चेहरा सोचते हुए डैनी ने पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्रिस्टल ने पूछा। डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, पुरुष अच्छे नहीं होते, पुरुषों पर भरोसा मत करो। क्रिस्टल थोड़ी भ्रमित हो गई। क्रिस्टल ने कहा, लेकिन आप भी तो पुरुष हैं। डैनी ने कहा, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मुझे पता है कि पुरुष अच्छे नहीं होते। क्रिस्टल को अब समझ नहीं आया। ठीक है, मैं मानती हूँ। डैनी का चेहरा थोड़ी नर्म हुआ और उसने कहा, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। क्रिस्टल ने महसूस किया कि उसका भाई शायद किसी जादू की चपेट में है, वरना अचानक वो इतना मिलनसार और दयालु क्यों हो गया? उसने सावधानी से कहा, ज़रूरत नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। आपको मेरे प्रति इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होना? डैनी ने भौहें उठाईं। मैंने तो बस तुम्हें एक भोजन पर आमंत्रित किया। क्या तुम्हें यह अच्छा लगा? क्रिस्टल ने कहा, और पिछली बार क्लब में आपने मुझे वहाँ से ले गए। मुझे पता है, अगर आप मुझे वहाँ से नहीं ले जाते, तो शायद मुझे निकलना बहुत मुश्किल होता। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत कम लोग मेरे प्रति अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। डैनी को ये थोड़ा अजीब लगा। वो कई सालों से व्यापार की दुनिया में था और आमतौर पर सभी तरह के व्यावसायिक अधिकारियों से निपटता था। उनके बीच चालबाजी करना सामान्य था। उसने कभी क्रिस्टल जैसी मासूम और निर्दोष व्यक्ति नहीं देखी। वो हमेशा दूसरों की छोटी छोटी अच्छाइयों को लंबे समय तक याद रखती थी। इस दुनिया में ऐसी व्यक्ति कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद डैनी ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल के मुलायम बालों को सहलाया और कहा, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने सावधानी से कहा, तो क्या मैं पहले जाऊं? आप बहुत व्यस्त होंगे, है ना? मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगी। डैनी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूं। इस समय 2 बजे हो चुके थे। आमतौर पर लंच ब्रेक तो काफी पहले खत्म हो चुका होता। ऐसे लोग जो बॉस के रूप में काम करते हैं, उन्हें काम छोड़ने का अधिकार होता है। जरूरत नहीं, क्रिस्टल ने कहा, मैं खुद ही वापस जा सकती हूँ। डैनी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने कहा, क्रिस्टल को जल्दी से भागते देख वो पार्किंग में गया। अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉलर देखा और उठाया। हेलो भाई, मैं हूँ। एंटनी की आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही थी। तुम कहाँ हो? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम्हें साइन करना है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। तुम काम के पागल नहीं हो? अब देखो कितना समय हो गया है,
फिर भी तुम घूम रहे हो, डैनी ने कहा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को पहले ही कॉल किया था, एंटनी ने कैजुअली कहा। उसने कहा कि तुम एक लड़की के साथ लंच कर रहे थे। क्या चल रहा है? तुम कितने साल के हो? तुम एक छोटी लड़की के पीछे पड़ने का सोच रहे हो क्या? शर्म की बात है, एंटनी, डैनी ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे तो अपनी डेस्क मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर लो। एंटनी ने खांसा और कहा, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। आखिरकार मुझे सच में हैरानी हुई कि तुम उस छोटी लड़की के साथ लंच कर रहे थे। क्या तुम्हें साली मिल गई? तुम सामान्य चीजें क्यों नहीं सोच सकते? डैनी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो। चैप्टर 160। एंटनी ने कहा, भैया, मेरे ख्यालों को कैसे दोष दूं? सालों से कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं? तुमने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं देखा। अब अचानक तुम्हारे पास एक लड़की है, छोटे भाई के नाते। जाहिर है कि मुझे अपनी चिंता दिखानी ही थी। डैनी ने सामने ट्रैफिक की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो, इन मामूली चीजों पर बात मत करो। एंटनी मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में मुझे समझते हो? खैर, मैं कंपनी में कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ। क्या मैं? नहीं, डैनी ने कहा, तुमने ये खुद चुना है। मुझे सच में ये चीजें पसंद नहीं हैं। एंटनी ने कहा, मुझे ये रिपोर्टें पढ़कर सिर दर्द होने लगता है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे जाने दो। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के लिए तुम्हारे जैसे एक व्यापारिक प्रतिभा काफी है। एवंस परिवार पूरी तरह से अन्य धनी परिवारों से अलग था। दूसरे भाई अक्सर परिवार की संपत्ति के लिए लड़ते थे, लेकिन एवंस परिवार के 3 बेटों में सिर्फ डैनी ही व्यापारी था। मार्कस एक सेलिब्रिटी था जिसके अब हजारों प्रशंसक थे और उसे अरबों लड़कियों का सपना कहा जाता था। एंटनी और भी ज्यादा चिंतित था और परिवार के व्यवसाय में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। कॉलेज में उसने कड़ा सैन्य पाठ्यक्रम चुना था। डार्कस्टन द्वारा पिटाई के बाद उसने फैसला किया कि वो स्कूल नहीं छोड़ेगा। पिता नहीं चाहते कि तुम सेना में शामिल हो, डैनी ने संकेत चालू करते हुए हल्के स्वर में कहा। अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम कंपनी में नहीं आते तो क्या करोगे? एंटनी की आवाज़ थोड़ी दबे स्वर में आई। क्या मुझे बस उनकी बात सुननी चाहिए? दूसरा भाई स्टार बन सकता है, लेकिन मैं सेना में क्यों नहीं जा सकता? मैं जल्द ही सैन्य स्कूल से स्नातक होने वाला हूँ। भले ही वो मुझे मार दे, मैं उसकी नहीं सुनूंगा। डैनी ने कुछ नहीं कहा। एंटनी ने फिर कहा, भैया, प्यारे भाई, कंपनी में रहना जेल जैसी बात है। मुझे जाने दो। मैं भविष्य में क्रिस्टल के बारे में सब संभाल लूंगा। ठीक है। डैनी की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम उससे बहुत नफरत नहीं करते? एंटनी ने कहा, लेकिन काम पर जाना इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है। ठीक है, डैनी ने कहा। अनुमति दे दी। एंटनी ने तुरंत जवाब पाकर बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। डैनी हैरान रह गया। डोरा कॉफी शॉप में बैठी थी और सामने 2 महिलाओं को ठंडी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में अधीरता थी। मिया ने हाथ रगड़ते हुए कहा, रोज, आज आपको परेशान करने के लिए माफ करना। आपने हमें आज डिनर और कॉफी पर बुलाया। डेबी ने होंठ चटकाते हुए कहा, इसका स्वाद तो भयानक है और यह इतना महंगा है। मालिक इतना निर्दयी क्यों है? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। डोरा को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, ये सबसे बेहतरीन ब्लू माउंटेन कॉफ़ी है। सामान्य दुकानों में यह नहीं मिलता। इन 2 देहाती महिलाओं को बाहर ले जाना बहुत ही शर्मनाक था। ब्लू माउंटेन कॉफ़ी, डेबी ने कहा, मुझे लगता है ये पारंपरिक चीनी दवा पीने जैसा है। माँ, मिया ने डेबी की आस्तीन खींची और कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि जब आप टीवी देखते हैं तो अमीर लोग हमेशा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? इसलिए हम यहाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि अमीर लोग इतने अजीब होते हैं कि पैसे खर्च करके पीने में खुद को सताते हैं, और असंतोष भरी कई निगाहें उन पर पड़ीं। आखिरकार, डेबी की बातों से कॉफ़ी शॉप में सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें डांटा गया हो। डोरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और कहा, चूंकि आपको पसंद नहीं है तो चलो चलते हैं। अरे, रुको, डेबी ने कहा, ये तो पैसे से खरीदा गया है, इसे पिए बिना छोड़ना व्यर्थ होगा। उसने अपनी नाक दबाई और मजबूरी में कॉफ़ी का एक कप पी लिया। उसने कड़वाहट से जीभ चटकी, केक पर से स्ट्रॉबेरी उठाई और मुंह में डाल लिया। उसके हाथ क्रीम से भर गए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज़ ऑफ शोभना को।